एक लड़की काफ़ी समय से बीमार चल रही थी और बीमारी के चलते उसको बहुत दर्द होता था और दर्द की वजह से वो करहाती थी। उसके करहाने की आवाज़ें आसपास के लोग भी सुना करते थे और इसी तरीके से धीरे धीरे वक्त आगे बीत रहा था। एक दिन उसकी करहाने की आवाज़ें अचानक ही बंद हो जाती हैं। पड़ोसी को यहाँ लगता है कि जैसे पता नहीं कुछ कोई बात हो गई हो। जब पड़ोसी आपस में बातचीत करते हैं तो एक पड़ोसन उनके घर पर पहुंच जाती है यह देखने के लिए कि बेटे की तबीयत कैसी है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है, आखिरकार आज इतनी शांति क्यों है। जैसे ही पड़ोसी महिला उनके घर पहुंचती है तो उसने जब वो जो अपने आंखों से जो दृश्य देखा वो देख करके एकदम आश्चर्यचकित रह जाती है। दरअसल जो लड़की होती है वो मर चुकी होती है और उसके पिता ने घर के अंदर ही उसको दफनाने के लिए कब्र खोद रखी थी। कब्र काफ़ी हद तक खुद चुकी थी। इसी बीच में फिर वो उनसे पूछती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। फिर वो कहता है कि बेटी को दफनाने के लिए घर के अंदर ही मैं कब्र खोद रहा हूँ। तभी वो महिला पूछती है कि जब कब्रिस्तान बहुत पास में है, बहुत नज़दीक में है, तो तुम्हें इस डेड बॉडी को, इस लाश को जाकर के कब्रिस्तान में दफनाना चाहिए, मोहल्ले वालों को खबर करना चाहिए। वो कहता है फिर कि कोई दिक्कत नहीं है, यही घर में ही दफन हो जाएगी, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अब ये पड़ोसी जो महिला है उसे ये बात बड़ी ही अटपटी लगती है। तभी उस पड़ोसी महिला ने अपने बेटे से ये बात कही जाकर ही कि बेटा तुम ही कुछ करो। तब उसके बेटे ने मोहल्ले के कुछ जिम्मेदार लोगों को इकट्ठा किया, जिसमें सिर्फ 4-5 लोग ही इकट्ठा हो पाते हैं, क्योंकि जिसकी बेटी खत्म हुई थी वो मोहल्ले के लोगों से ज़्यादा वास्ता नहीं रखता था। फिर आखिरकार मोहल्ले के 2-4 लोग उस घर पर पहुंचते हैं और जाकर के कहते हैं कि भाई जब कब्रिस्तान पास में ही है तो अपनी बेटी को कब्रिस्तान में क्यों नहीं सुपुर्द खाक करते हो, वहीं क्यों नहीं जाकर के दफनाते हो, घर में दफना करके क्या करोगे। लोगों ने उसे समझाया बुझाया। फिर आखिरकार वो व्यक्ति तैयार हो जाता है। जो कब्र खोदी गई थी उसको फिर वापस से बंद किया जाता है और कब्रिस्तान जाकर के उस लाश को फिर दफना दिया जाता है। दरअसल जिस लड़की की ये कहानी है उसके पिता और उसके भाई ने 1-2 नहीं बल्कि 5 कत्ल कर दिए हैं और उस दिन 5 नहीं बल्कि 6 कत्ल हो जाते यदि मरने वाले उस महिला ने एक और व्यक्ति को, एक और लड़की को सीख ना दी होती। आज के इस कहानी से माध्यम से ये समझना चाहते हैं, हालांकि इस कहानी का एक पार्ट मैं आपको सुना चुकी हूँ, जो पार्ट सुनाया गया है उस पार्ट से ये कहानी बिल्कुल ही अलग है और इस कहानी को सुनने के बाद आप लोग सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार बाप और बेटे किस किस्म के व्यक्ति हैं, आखिरकार ये कब सच बोल रहे हैं और कब झूठ बोल रहे हैं, ये समझ पाना पुलिस के लिए बहुत ही टेढ़ी खीर बनता चला जा रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना दरअसल शुरू होती है लखनऊ से। यह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का एक थाना लगता है नाका हिंडोला और उसी की ही एक चौकी लगती है लोको चौकी। दरअसल बात कर रही हूँ 1 जनवरी 2025 की सुबह लगभग 6 या फिर 6:30 बजे के आसपास का ये वक्त रहा होगा। 25 साल का एक लड़का जिसका नाम अरशद होता है, अरशद सीधा लोको पुलिस स्टेशन में जाता है, वहाँ चौकी पर जाता है। वहाँ जाने के बाद कहता है कि ये चारबाग रेलवे स्टेशन है, उसके ठीक सामने एक शरणजीत होटल है और शरणजीत होटल के रूम नंबर 109 के अंदर 5 लाशें पड़ी हुई हैं, जाकर के आप लोग देख लो। दरअसल जैसे ही बात पुलिस सुनती है तो पुलिस के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार ये लड़का बोलना क्या चाहता है। उससे फिर से यही बात पूछी जाती है कि तुम कहना क्या चाहते हो। वो इस बात को फिर से रिपीट करता है और कहता है कि चारबाग रेलवे स्टेशन के सामने एक शरणजीत होटल है और होटल के कमरा नंबर 109 के अंदर 5 लाशें हैं, वहाँ आपको मिल जाएंगी, आप जाकर के देख लीजिए। जैसे ही पुलिस को ये सूचना मिली उस लड़के को तुरंत ही हिरासत में लिया जाता है और उसके बाद पुलिस दौड़ते हुए जब मौके पर पहुँचती है, यहाँ जाने के बाद जब देखा जाता है तो होटल के लोग भी यहाँ बहुत परेशान हो जाते हैं कि आखिरकार सब कुछ तो ठीक ठाक है, अचानक ही पुलिस ये दौड़ते हुए क्यों आ रही है, क्या बात है। अब ना केवल वो होटल वाले बल्कि आसपास के जितने भी होटल वाले होते हैं
वो भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि सुबह सुबह यहाँ पुलिस क्या कर रही है। अब बड़े बड़े अधिकारी भी यहाँ पर पहुँचने लगते हैं। तभी रूम नंबर 109 को जब खुलवाया जाता है तो पता चलता है कि 5 लाशें पड़ी हुई थी। 5 लाशों में एक 49 साल की महिला होती है जिसका नाम अस्मा होता है। उसकी 4 बेटियां होती हैं, एक का नाम अलीशा, रहीमन और अक्षा और एक आलिया। ये 4 थी। इसी बीच में एक वीडियो थी जो बहुत तेज वायरल होने लगती है। दरअसल जो लड़का अभी लोको पुलिस स्टेशन में जाने के बाद ये सूचना पुलिस को देकर के आया था कि यहाँ रूम नंबर 109 में लाशें पड़ी हुई है, दरअसल उसी का ये वीडियो हो जो वायरल हो रहा है। वो लड़का वीडियो बना रहा है और उसकी आवाज़ें वीडियो में आ रही हैं। और साथ ही जो उस लड़की का बाप होता है, उस लड़के के बाप ने अपनी ही सबसे छोटी वाली बेटी जिसका नाम आलिया होता है, 9 साल की उसकी उम्र होती है, उसके नाक को और उसके मुंह को बहुत तेज वो दबा करके रखता है। हालांकि वो लड़की किसी विरोध करने की स्थिति में नहीं होती है, ऐसा बताया जाता है। या तो उसने उसको कोई नशीला पदार्थ खिलाया गया था या फिर उसे शराब पिलाई गई थी। ये तो पोस्टमार्टम के रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन बाप ने उसके तब तक उसके मुंह को दबा के रखा, नाक को दबा के रखा, जब तक कि उस लड़की के प्राण नहीं निकल जाते। दरअसल एक वीडियो है जो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल होने लगता है। अब इस वीडियो के वायरल होने के बाद ये कहानी सामने आती है। आखिरकार ये व्यक्ति कौन है और कौन नहीं है, इसके बारे में जब जानकारी लोग जुटाने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि जो गला दबा रहा था, यानी कि जो मुंह दबा रहा था और नाक दबा रहा था जिससे सांस ना लिया जा सके, उस व्यक्ति का नाम होता है बदरुद्दीन उर्फ बदर, जो कि आगरा से लगभग 15 किलोमीटर दूर एक जगह लगती है इस्लाम नगर। वो इस्लाम नगर के एक गली लगती है जिसका नाम है गोश वाली गली। उस गली के उस नाम से वो मशहूर है गली। दरअसल 17 या 15 साल पुरानी ये बात है। दिल्ली का रहने वाला व्यक्ति जो कि बदरुद्दीन उर्फ बदर होता है, वो अपना बच्चों के साथ सीधा पहुंच जाता है इस आगरा से लगभग 15 किलोमीटर दूर एक जो जगह लगती है इस्लाम नगर, यहाँ पर उसका रहन सहन होता है। इसके परिवार के बारे में अगर बात करें तो इसकी एक बीबी होती है। बीबी की मौत हो जाती है और बीबी के मौत के बाद इसको एक बेटी होती है। इसको मतलब एक बेटी होती है, अब बीबी मर जाती है। अब बेटी की ये परवरिश करता है। बीबी तो मर ही चुकी होती है, लेकिन ये फिर बेटी होते हुए दूसरी शादी कर लेता है। और जब दूसरी शादी करता है तो दूसरी शादी करने के बाद उसको एक बेटा पैदा होता है और 4 और बेटियां पैदा हो जाती हैं। ये बताया जाता है कि साल 2014 के आसपास की बात है। पहली बीवी की जो बेटी होती है, उस बेटी ने कोर्ट शो पे काम करने वाले एक कश्मीरी लड़के से शादी कर लेती है वो लड़की। लेकिन शादी कुछ दिन तो ठीक चलती है, लेकिन बाप अपने बेटी को या तो जीत करके लेकर के आता है या फिर कोई और वजह होती है। जैसे वो बेटी एकदम स्वस्थ थी, ठीक ठाक थी, उसे अपने घर पर लेकर के आता है तो बेटी फिर अक्सर बीमार होने लगती है, बीमार कुछ ज़्यादा रहने लगती है और रोज़ रोज़ की कराहने की, उसके चीखने की, उसके चिल्लाने की आवाज़ें आती थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दर्द से तकलीफ़ महसूस करती थी। और उसके कराहने की और उससे दर्द से परेशान होने की आवाज़ें आसपास के मोहल्ले के लोग भी सुना करते थे। बताया जाता है कि अब यानी कि 2025 जो ये शुरू हो चुका है, ये घटना होती है 1 जनवरी 2025 को। अब से लगभग 2 या 2.5 साल पहले की बात है, जब लड़की बहुत ज़्यादा बीमार थी तो अचानक उसकी मौत हो जाती है बीमारी के चलते। और जब उसकी मौत हो जाती है तो इसका बाप यानी कि बदर उर्फ बदरुद्दीन अपनी ही उस बेटी को अपनी ही घर के उस अंदर दफनाने के लिए एकदम आतुर था, इसलिए उसने अपने घर में एक कब्र खोद दी थी। लेकिन जब पड़ोसी महिला को इस बात का पता चलता है तो उसने अपने बेटे से कहा और बेटे ने आसपास के लोगों से कहा। फिर बताया जाता है कि उस जनाजे में, उस मैयत में 4-6 लोग से ज़्यादा कोई इकट्ठे ही नहीं हुए थे। और इकट्ठे ना होने की वजह जो उसके पीछे जो वजह बताई जाती है, क्योंकि वो ये थी कि वो लोगों से ज़्यादा मतलब नहीं रखता था, इस परिवार से लोग ज़्यादा मतलब नहीं रखते थे, इसलिए ये दिक्कत आई थी।
आखिरकार और भी अगर इस परिवार के बारे में कुछ जानने की कोशिश करें, जो इसकी दूसरी शादी होती है, दूसरी शादी से जो एक लड़का और 4 बेटियां होती हैं, तो जो एक लड़का होता है उसकी शादी होती है 28 जुलाई 2019 को। अब ये लड़की जिसकी शादी हुई थी, जिसका नाम चांदनी होता है, जो बहू होती है, वो इस घर में महज 2 महीने ही टिक पाती है वो बहू, और 2 महीने के बाद वो यहाँ से अलविदा कह करके चली जाती है। उस लड़के की पत्नी वो हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है अपने माँ के पास। जब उस लड़की की माँ के पास जाया जाता है, मीडिया वाले जब इस पूरे घटनाक्रम को सुनने के बाद जब उसके माँ के पास पहुँचते हैं, तो वो बताती है फिर कि दरअसल उसकी बेटी 2 महीने इसलिए वहाँ पर रही क्योंकि जब उसने उस घर का माहौल देखा, घर में 4 बेटियाँ हैं और उसकी पत्नी है, और लगातार बदर जो होता है वो मार पिटाई घर में करता था, और मार पिटाई अपने माँ के साथ भी, बहनों के साथ में अपने पत्नी के साथ भी वो मार पिटाई करता था। ना केवल अरशद मार पिटाई करता था, जो उसका पिता होता है वो अपने ही बहू पर गंदी नज़र भी रखता था। 2 महीने तक वो लड़की एकदम बेइंतहा परेशान रही। एक दिन वो अपने सास से बोली कि आखिरकार इस घर के अंदर चल क्या रहा है। तब इसके सास ने कहा कि यदि तुम जिंदा रहना चाहती हो तो फिर तुम इस घर को छोड़ करके चले जाओ, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। इस तरीके का मीडिया रिपोर्ट में आया है। मीडिया रिपोर्ट ये जानकारी देती है। तो जब इस लड़की ने जाकर के अपने माँ को पूरी कहानी बताई कि माँ जो अरशद है वो उससे मारपीट करता है, साथ ही ससुर उसके ऊपर गंदी नज़र रखता है, तो माँ ने कहा कि तुम्हें वहाँ जाने की अब बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और कुछ ही दिन के बाद फिर इनका तलाक भी करवा देती है माँ, और तलाक के बाद वो लड़की की कहीं और दूसरी जगह शादी हो जाती है। और फिर ये बताया जाता है कि वो लड़की अब बिल्कुल ठीक ठाक है अपने घर पर। लेकिन इस घर के अंदर अभी 7 सदस्य हैं, बाप, बेटे और 4 बहनें और पत्नी, माँ, सब के सब एकदम ठीक ठाक रह रहे थे। लेकिन ये जो व्यक्ति है वो मोहल्ले में किसी से ज़्यादा मतलब नहीं रखता है। ऐसा बताते हैं कि मोहल्ले के सभी लोग नमाज वगैरह जो भी एक काम होता है वो सब करते हैं, लेकिन ये नमाज पढ़ने में कोई दिलचस्पी नहीं लेते हैं। लेकिन जो बेटियां हैं वो घर के अंदर कुछ ऐसे रहती हैं जैसे कि कोई कैद खाना हो, कोई जेल हो। उन लड़कियों को बाहर निकलने की बिल्कुल भी अनुमति नहीं होती है, परमिशन नहीं होती है। वो घर में चाहे किसी भी हाल में रहे, लेकिन रहेंगी घर में। और अक्सर इस घर से मारपीट की आवाज़ें आया करती थी, ऐसा पड़ोस के लोग दावा करते हैं, मीडिया को बताते हैं। चारों बेटियों के साथ मारपीट करना, उन्हें बिल्कुल घर के अंदर कैद रखना, इस तरीके की जो बातें होती हैं, तो बहुत कम लोग इस परिवार से इसलिए संबंध रखते हैं, मतलब नहीं रखते हैं ज़्यादा आसपास के लोग। और जो बताया जाता है कि बाप बेटे यानी कि अरशद और बाप बदर उर्फ बदरुद्दीन, ये कुछ ऐसे स्वभाव के होते हैं, ऐसे गुस्सैल स्वभाव के होते हैं कि अक्सर बेवजह किसी न किसी बात को लेकर के गुस्सा किया करते हैं। जब ये लखनऊ के अंदर 5 कत्ल हो जाते हैं तो उसके बाद एक वीडियो बहुत तेज़ी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल होने लगता है, और उस वीडियो में दावा किया जा रहा था कि उसके मकान पर कब्जा कर लिया गया है और लोग कब्जा करने के फिराक में हैं। इस तरीके की जब बातें सामने आती हैं तो लखनऊ के पुलिस ने आगरा के पुलिस से संपर्क किया, और आगरा के पुलिस ने इस मामले की जांच पड़ताल करने की कोशिश की कि आखिरकार इस मकान पर कब्जे वाली बात कितनी सच है और कितनी झूठ है। जब इस बात की पड़ताल करने के लिए एक एसएसपी वहाँ पर जाते हैं तो बात सामने आती है, और बात ये सामने आती है कि जहाँ पर ये बदर का एक प्लॉट होता है 100 गज का, और 100 गज के उस प्लॉट को उसने 50 गज का जो प्लॉट था वो सामने ही रहने वाले एक व्यक्ति होता है अलीम खान, उनको उसने बेच दिया था। और बेचने की जब रकम तय होती है तो 7 लाख रुपए तय होती है। इसके लिए 1 जनवरी 2024 को 2 लाख रुपए तो नगद दे दिए जाते हैं, और जब वो नगद दे रहा था तो उस वक्त उसने 2 लाख रुपए देते हुए अरशद का वीडियो भी बना लिया था। अरशद पैसे गिन रहा होता है, और जब उसकी तरफ मोबाइल चल रहा होता है तो मोबाइल को देखकर हंस भी रहा था, और इसी 2 लाख रुपए की रकम को वो ले लेता है। और 14 फरवरी 2024 को एतमादपुर एक तहसील लगती है, उस तहसील में होना होता है रजिस्ट्री 50 गज जमीन की, और जब रजिस्ट्री होती है तो 5 लाख रुपए का चेक
बाद में भी दिया जाता है, यानी कि 2 लाख रुपए नकद दिए जाते हैं और 5 लाख रुपए की नकद दी जाती है चेक के माध्यम से। इसलिए जो 50 गज का जो मकान होता है, उस मकान पर कब्जे वाली जो बात आई थी, वो कब्जे वाली कोई बात नहीं थी, यानी कि 100 गज में से 50 गज का हिस्सा उसने बेच दिया था। बाकी का जो 50 बचता है, उस ली हुई रकम से उसने उस मकान को बनाया था। और ये भी बताया जाता है कि जब ये मकान बन रहा होता है, 2 मंजिल मकान बनता है, नीचे दुकान बनाई जाती है। 3 महीने तक लगातार वो रहता है इसी अलीम खान के घर पर, जिसने 50 गज के ज़मीन को खरीदा था और इसके बदले में वो इससे किराया लेता था। बाप और बेटे दोनों फेरी लगा करके रेडीमेड के गारमेंट्स वगैरह बेचा करते थे। जिंदगी इनकी जैसे भी चल रही थी वैसे चल रही थी, लेकिन मोहल्ले में किसी से कोई झगड़ा नहीं, कोई फसाद नहीं, किसी तरीके की कोई बातचीत नहीं थी। मोहल्ले के किसी भी व्यक्ति से कोई वास्ता नहीं रखते थे, लेकिन उनका जो विवाद रहता था वो अपने ही घर के अंदर जो महिलाएं हैं, जो 4 बेटियां हैं, जो पत्नी हैं, उनके साथ उनकी हीनियस वाला, यानी कि बहुत ही ज़्यादा रुद्र रूप वाला उनका व्यवहार रहता था। 16 दिसंबर 2024 की ये कहानी सोशल मीडिया पर वायरल होने लगती है। बताया जाता है कि हमारे घर पर, यानी दुकान के अंदर, एक टेम्पो अंदर आ जाता है और उसके बाद छोटी बहन को चोट लग जाती है और ये लोग फिर आकर के मारपीट करना शुरू कर देते हैं। इसी बीच में 112 नंबर की पुलिस को फ़ोन किया जाता है। पुलिस आती है और ज़बरदस्ती समझौता करा देती है। लेकिन जब जो संबंधित थाना इंचार्ज होते हैं, जिनका नाम भानु प्रताप होता है, मीडियाकर्मी जब उनके पास पहुंचते हैं और इस कहानी को जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये 16 दिसंबर 2024 की वो शाम लगभग 5 बजे के आसपास जब टेम्पो दुकान के अंदर जाने का पूरा माजरा है वो क्या है, तो भानु प्रताप जो बताते हैं वो कहानी एकदम से अलग थी। दरअसल भानु प्रताप बताते हैं कि पड़ोस में ही रहने वाला एक आफ्ताब होता है। आफ्ताब के घर पर मेहमान आए हुए थे और जैसे ही मेहमान आते हैं तो वो टेम्पो में बैठे हुए थे। अचानक ही टेम्पो दुकान के अंदर चला जाता है। इनका दुकान में कुछ सामान रखा हुआ होता, जैसे किराने का सामान वगैरह कुछ रखा हुआ था, तो टेम्पो अंदर जाने की वजह से सामान बहुत फैल जाता है। और इसी बीच में बदर और उसका जो बेटा होता है वह 112 नंबर पर पुलिस को फ़ोन करता है। पुलिस मौके पर आती है और मौके पर आने के बाद जब पूरे मामले को समझा जाता है तो पता चलता है कि टेम्पो अंदर घुसाया नहीं गया था, बल्कि अनियंत्रित होकर के अंदर चला गया है। अब उसके बाद जब जांच पड़ताल की जाती है तो कोई विवाद ही नहीं था, इसलिए दोनों पक्षों को समझा बुझा करके शांत कर दिया गया। दूसरा जो पक्ष होता है आफ्ताब वाला, वो कहता है कि जितना भी नुकसान हुआ है हम उस नुकसान की भरपाई करने के लिए तैयार थे, इसलिए पूरी पुलिस ने आगे कोई कार्रवाई नहीं की। अब इसके बाद पहली जांच एसीपी करते हैं, उसमें जो पता चलता है कि जो कब्जे वाली बात है वो बिल्कुल छूटी पाई जाती है। साथ ही 16 दिसंबर 2024 के शाम 5 बजे के आसपास टेम्पो जो दुकान के अंदर घुसा था उसके बाद भी कुछ अलग ही पाई जाती है, जबकि ये कहते हैं कि ज़बरदस्ती आसपास के लोगों ने यहाँ घर में घुसने की कोशिश की और इस तरीके से कब्जा करने की कोशिश की। ठीक 2 दिन के बाद, यानी कि 18 दिसंबर 2024 के सुबह लगभग 8:30 बजे के आसपास एक और झगड़ा हो जाता है, विवाद हो जाता है। और वो विवाद शुरू होता है साइकिल खड़ी करने को लेकर के। जैसे ही दुकान के सामने साइकिल खड़ी करता है ये व्यक्ति, तभी इनमें से कहासुनी हो जाती है। कहासुनी कुछ ज़्यादा ही यहाँ पर हो जाती है और इस कहासुनी के बाद आसपास के लोग भी आ जाते हैं। लोग यहाँ समझाने की कोशिश कर रहे थे कि यहाँ मोहल्ले में रहना है तो आराम से झगड़ा फसाद करने की क्या ज़रूरत है, आसपास के लोग हैं, आपस में प्यार मोहब्बत के साथ रह सकते हैं। साइकिल खड़ी कर दी है ऐसी कोई बात तो नहीं है। लेकिन इससे पहले कि वो समझौले वाली बात हो या फिर आपस में विवाद खत्म होने वाली बात हो, पता चलता है कि बदर ने अपने छत पर खड़ा होकर के जो भीड़ आती है गली में उन पर पथराव करना शुरू कर दिया। हालांकि मोहल्ले के लोगों ने पुलिस में कोई शिकायत नहीं की और इस परिवार ने भी कोई शिकायत नहीं करी थी। और इसके बाद ये जो परिवार होता है अचानक ही गायब हो जाता है। लेकिन गायब होने से पहले 25 दिसंबर 2024 को एक IGRS, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक ऐसा पोर्टल बनाया हुआ है कि कोई भी व्यक्ति उस पर अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है।
और शिकायत जब जब होती है तो उसके बाद जो संबंधित विभाग के जो अधिकारी होते हैं तो वो पीड़ित से बातचीत करते हैं और बातचीत करने के बाद उसका समाधान निकालने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे ही 25 दिसंबर 2024 को एक लेटर थाने में पहुंचता है और थाने से वो लेटर इनके संबंधित चौकी पर पहुंच जाता है। और जब चौकी पर पहुंचता है तो वहाँ के इंचार्ज उस लेटर को पढ़ने के बाद देखते क्या है कि इस परिवार में अपने धर्म परिवर्तन की बात कही है। उस परिवार ने ये दावा किया था कि मोहल्ले पड़ोस के जो लोग हैं वो इनको बहुत परेशान करते हैं, इसीलिए वो मुसलमान से हिंदू बनना चाहते हैं और अपना जो मकान है इस मकान को वो मंदिर या फिर ट्रस्ट के लिए देना चाहते हैं। जब इस चौकी इंचार्ज ने इस परिवार से संपर्क करने की कोशिश की तो पता चलता है कि अरशद ने कहा कि वो फिलहाल लखनऊ आए हुए हैं और लखनऊ से जैसे ही घर वापस पहुंचेंगे तो आपसे ज़रूर संपर्क करेंगे। इससे पहले कि वह संपर्क करने वाली बात होती, लेकिन 31 दिसंबर 2024 के उस रात जब लोग पूरा देश पूरा दुनिया नए साल के जश्न मना रहा था तो उस वक्त ये बाप और बेटे दोनों प्लान कर रहे थे कि दोनों किस तरीके से घर के ये 5 औरतें 5 महिलाएं जो हैं जिसमें 4 लड़कियां हैं और एक माँ, इनका कत्ल कैसे किया जाए। इनको कोई नशीला पदार्थ दिया जाता है खाने में, या तो शराब होती है या फिर कोई नशीला पदार्थ है। ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन इन्होंने धीरे धीरे करके किसी का गला दबा दिया, किसी के हाथ की कलाई काट दी, किसी के सर्जिकल ब्लेड से इस्तेमाल कर दिया उसके ऊपर। और जब इस 4 की मौत हो जाती है, 5वीं जब 9 साल की जो बच्ची होती है वो बचती है, तो इसी बीच में उसका वीडियो बनाते हैं कि किस तरीके से बाप अपने बेटी को मौत के घाट उतार रहा है। वो लड़की विरोध करने की स्थिति में नहीं होती है, फिर भी उसके नाक और उसके मुंह को दबा दिया जाता है ताकि वो सांस ना ले सके, ना मुंह से ले सके नाक और ना ही नाक से सांस ले सके। और वो लड़की उस लड़की को तब तक दबा करके रखा जाता है, उसके मुंह को नाक को, कि जब तक कि उसके प्राण नहीं निकल जाते। जब लड़की मर जाती है तो उसके बाद फिर जो बाप होता है यानी कि जो बदर होता है, बदर को बताया जाता है कि जो कहानी लड़के ने, पुलिस जब उसे गिरफ्तार करती है, गिरफ्तार करने के बाद उससे पूछताछ करती है तो पूछताछ करने के बाद वो नई नई कहानियाँ बना रहा था। वो कह रहा था कि बाप यहाँ से अपनी जान देने के लिए निकल गया है, लेकिन बाप को ढूंढने के लिए यानी कि बद्र उर्फ बदरू को ढूंढने के लिए लखनऊ की पुलिस ने तमाम कोशिशें कर ली। जगह जगह उसको तलाश किया गया, लेकिन उसका कोई भी अभी अता पता ना वो जिंदा मिला है ना ही वो मुर्दा मिला है। अब पुलिस का ये भी दावा है कि यदि उसके पास मोबाइल होता तो शायद उसको पुलिस बहुत जल्द गिरफ्तार कर लेती, पकड़ लेती, उससे आगे की पूछताछ करती कि आखिरकार उसने इस हत्याकांड को क्यों अंजाम दिया है। हालांकि बेटे ने जो कहानी सुनाई है, बेटा लगातार कहानी को बदल रहा है। कभी वो कहता है कि पड़ोस के लोग हैं जो बहुत उसको परेशान कर रहे थे, उनकी प्रताड़ना की वजह से ही वो ये सब कदम उठाया है। कभी वो कहता है कि उनके ज़मीन पर कब्ज़ा करना है, उनके प्लॉट पर कब्ज़ा करने वाली बात थी इसीलिए ये सब किया है, ना वो कब्ज़े वाली बात सही पाई जाती है। आखिरकार बद्र उर्फ बदरू जब पुलिस के सामने आएगा, पुलिस उससे पूछताछ करेगी, बाप बेटे के दोनों के जो बयान हैं उनको मिलान करेंगी। मिलान करने के बाद जब स्थिति क्लियर हो पाएगी, लेकिन जो कहानी अलग अलग सोशल मीडिया के हैंडल से, अखबारों से, टेलीविज़न से जो लोगों के सामने आ रही है, तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा है कि एक बाप आखिरकार ऐसा कैसे कर सकता है। दरअसल ये जो आसमा है, आसमा यानी कि जो महिला है, इसकी 4 बेटियां हैं और वो रहने वाली संभल की होती है। उसका भाई बताया जाता है कि शायद दानिश उसका नाम है, वो 5 डेड बॉडी को लेने के लिए वहाँ लखनऊ पहुँचा हुआ है ताकि वो अपने संभल में वो सपुर्दे खाक कर सके उन लोगों का। जब मीडिया वालों ने कहा कि तुम्हें इस पूरे घटनाक्रम के बारे में क्या पता है, तब उसने कहा कि हमारे सामने कभी मकान पर कब्जा करने वाली या फ्लोर पर कब्जा करने वाली बात कभी सामने नहीं आई है। और यही बात जब मोहल्ले के लोगों से पूछा जाता है तो वो भी यही कहते हैं कि हमने इस घर से मारपीट की आवाज़ें तो सुनी हैं, जब लड़कियों के साथ ये मारपीट होती थी,
लेकिन मकान कब्जे करने वाली बात, ये प्लॉट कब्जा करने वाली बात, इस पर कभी कोई चर्चा नहीं हुई है, कभी कोई बातचीत नहीं हुई। जो भी कुछ हुआ है वो 10-15 दिन के बीच में हुआ है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। तो ये थी सच्ची घटना। मिलते हैं आपके साथ किसी और घटना के साथ। तो कुछ लोगों ने यहाँ पर नाम लेने की अपील करी थी, उनका मैं यहाँ पर नाम ले लेती हूँ। अगर आप लोगों को भी अपना नाम यहाँ पर दर्ज करवाना है तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम ज़रूर बताइएगा। आरती म्यूजिकल ने कमेंट किया है, बहुत बहुत आप इंफॉर्मेशन प्राप्त करते हैं, वेरी हार्ड वेरी हार्ड। थैंक यू जी। आपकी कहानी बहुत अच्छी लगती है, आप बहुत सही सुनाते हैं। आपको नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू जी। ये लिखा है राम संदीप ने। तो थैंक यू जी, आपका बहुत बहुत आपका स्वागत है। तो चलिए मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।